So we'll start with the next type of process. अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में वी हैव कवर्ड टू प्रोसेसेस, उसमें था एक आइसोथर्मल, एक था आइसोबारिक प्रोसेस। तो अगर आपको अच्छे से याद होगा, जस्ट टू क्विकली रिवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, राइट। देन इन दिस केस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 है। देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और हमारा टास्क क्या था? हमारा दो टास्क थे, एक तो वर्क डन का इक्वेशन फाइंड करना, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करके हीट सप्लाई टू द सिस्टम क्यू, इसका इक्वेशन फाइंड करना। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए वी स्टार्ट विद स्मॉल वर्क डन। हमारे पास जो सिस्टम था, इफ यू रिमेंबर, सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस filled in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston, and additionally यहाँ पे in this case जो walls of the cylinder थे they were conducting walls क्यों थे? क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गैस इज एक्सपांडिंग, अगर गैस एक्सपांड होगा, और ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा क्वासी स्टैटिक होता है। क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी स्लो प्रोसेस। तो इफ द गैस इज एक्सपांडिंग, तो गैस खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड होगा, क्योंकि एक्सपांशन अपने आप तो होने नहीं वाला है। गैस विल यूज इट्स इंटरनल एनर्जी फॉर एक्सपांशन, बट इफ गैस यूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी फॉर एक्सपांशन, देन उसका टेम्परेचर होगा कम, क्योंकि कूलिंग होता है ना। इंटरनल एनर्जी कहाँ यूज हो गया? वर्क डन करने में। अगर इंटरनल एनर्जी वर्क डन करने में यूज हुआ, इसका मतलब the gas starts cooling down, and if the gas starts cooling down, मतलब temperature will change। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा क्या? नहीं होगा। That is why the walls are conducting। Why? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है और सिस्टम का टेम्परेचर लोअर है। तो जो भी एनर्जी यूज हुआ वर्क डन करने के लिए, गैस स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, बट देन हीट फ्रॉम सराउंडिंग बेसिकली फ्लोज टू द सिस्टम, क्योंकि हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है बाय बिकॉज गैस का कूलिंग हुआ, एंड हेंस द गैस टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग such that the gas will always remain at the same temperature। इसलिए इसको आप बोलते हो आइसोथर्मल। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in expanding the gas through a small volume, ये है आपके पास dW इक्वल टू PdV। फिर टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन इन एक्सपांडिंग द गैस फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बराबर बराबर, एग्जैक्टली। इंटीग्रेशन के लिमिट्स कौन से होने चाहिए? वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन की लिमिट होनी चाहिए वॉल्यूम फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW क्या है? PdV, राइट। V इनिशियल टू V फाइनल। और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, रिमेंबर, चेंज इन प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। यू हैव टू राइट डाउन PV इक्वल टू nRT। यहाँ से आपको P मिल जाएगा nRT बाय V। ये भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। तो वर्क डन W इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल, P की जगह पे nRT बाई V dV। nRT तीनों ही कांस्टेंट है, तो व्हाट यू कैन राइट डाउन इज nRT इंटीग्रेशन के बाहर आ गया dV बाई V फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, राइट। ये आता है log of V from initial to final। So therefore you will get this as nRT log of final volume minus initial volume, वो हो जाता है log of final volume upon initial volume, correct। This is work done during an isothermal process। यहाँ तक क्लियर? देन हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, राइट। डेल्टा U तो 0 है,
हमने पहले ही मेंशन कर दिया इन दिस प्रोसेस डेल्टा यू इज 0। तो डेल्टा यू 0 तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाई, जितना भी हीट सप्लाई किया उसने क्या किया, वर्क किया। तो nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। और इस केस में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इफ यू प्लॉट ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट V, प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो व्हाट यू सी इज, आपको ऐसा एक कर्व मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्म। ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट है। दिस इज ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद हमने देखा था आइसोबारिक प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन प्रेशर 0 है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर ये 0 नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर हुआ मतलब इंटरनल भी चेंज होगा, मतलब इंटरनल का चेंज भी 0 नहीं है। टेम्परेचर चेंज होना मतलब इंटरनल चेंज होना, राइट। तो प्रोसेस दैट ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दिस प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सपांशन होगा तो कूलिंग है, अगर कंप्रेशन है तो फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको बोलेंगे हीटिंग ऑफ गैस। तो सिमिलरली स्मॉल वर्क डन इज पीडीवी, मतलब पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करना है, स्मॉल अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वर्क डन इज पीडीवी। टोटल वर्क डन अगर देखना है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल पीडीवी। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली इंटीग्रेशन में आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल dv। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, तो dv का इंटीग्रेशन आता है v फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। तो यू विल हैव दिस एज v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये आ गया वर्क डन का इक्वेशन, करेक्ट। इस केस में क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन भी लगेगा Q, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इक्वल टू, तो W तो मिल गया, व्हाट अबाउट डेल्टा U? डेल्टा U हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था, NCV डेल्टा T। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस NCV डेल्टा T। यहाँ तक क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट सप्लाई इक्वल टू डेल्टा U। व्हाट इज डेल्टा U? NCV डेल्टा T प्लस वर्क डन कितना हुआ, P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो Q इक्वल टू NCV डेल्टा T P V फाइनल माइनस P V इनिशियल। दो मेथड्स हैं उसके अलग अलग, एक तो P को मल्टीप्लाई कर लो तो P V फाइनल माइनस P V इनिशियल, ये दूसरा मेथड है। पहला मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में बताया था, उसमें क्या किया था आपने लिखा था P V इक्वल टू nRT by V। तो इफ यू रिमेम्बर, चलो मैं वही बता देता हूँ वापस से आपको, डजंट मैटर रियली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्योंकि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में भी हम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ला सकते हैं क्या? यस यू कैन ब्रिंग। कैसे करोगे? तो यू शुड रिमेंबर दिस, पीवी इक्वल टू nRT। देन हमको क्या चाहिए, हमको इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, टेम्परेचर, करेक्ट। तो P के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो कर लो, P nRT बाय V। कौन सा प्रोसेस है? आइसो 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 आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक में कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर। तो वॉल्यूम इक्वल टू nRT बाय P। अगर फाइनल वॉल्यूम लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, T फाइनल, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इनिशियल वॉल्यूम लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, nRT इनिशियल अपॉन प्रेशर विच इज कांस्टेंट। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे ऊपर, P P व्हाट इज V फाइनल, nRT फाइनल अपॉन क्या, T, देन माइनस nRT इनिशियल अपॉन P।
क्या कॉमन निकलेगा? एन आर टी। तो पी एन आर टी नहीं, एन आर बाई पी, एन आर बाई पी कॉमन निकलता है यहाँ पे। तो एन आर बाई पी कॉमन निकला, पी पी हो गया कैंसल। तो व्हाट यू हैव इज टी फाइनल माइनस इनिशियल। अब पहले दो टर्म अगर देखोगे तो ये डेल्टा टी भी क्या था? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जो डेल्टा टी है दिस इज ऑल्सो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। एन, तो दोनों टर्म में से यू कैन सी, यू कैन टेक आउट कॉमन एन और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। पहले टर्म में क्या बचा? सीवी। दूसरे में क्या बचा? एन तो कॉमन आ गया ना, तो एन यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट कॉमन। देखो क्या कॉमन निकाला आपने? एन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो पहले क्या बचा? सीवी। दूसरे में क्या बचा? आर। व्हाट इज सीवी प्लस आर? सीपी। मायर्स रिलेशन भूल गए? Did you remember? Do you remember Myers relation? Cp equal to Cv plus R. थर्मोडायनेमिक्स में पिछला टॉपिक याद नहीं रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन रिवाइजिंग एवरी टाइम। तो ये था हीट सप्लाई ड्यूरिंग विच प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ गोइंग अहेड, यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था एंड योर ड्यूटी वाज टू रिवाइज इट। अब अगला टाइप ऑफ प्रोसेस है आइसोकोरिक। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट में चलते जाना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो एक्सप्लेन कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। अ प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। अ प्रोसेस which occurs at constant volume is known as isochoric process. Then in this process, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज जीरो है, इन दिस प्रोसेस डेल्टा V इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि वर्क डन आता है प्रेशर इनटू चेंजिंग वॉल्यूम से, जब चेंजिंग वॉल्यूम ही जीरो है तो वर्क डन इज जीरो, राइट। अभी क्या जीरो नहीं है? टेम्परेचर भी चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर के इनिशियल और फाइनल वैल्यूज आएंगे, राइट। तो let Pi be the initial pressure, Pf be the final pressure, then what you have is Ti be the initial temperature and Tf be the final temperature, and Tf be the final temperature. हमारे पास जितने भी प्रोसेस है सब में टास्क सेम था। पहले प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, उससे बेसिक आइडिया को क्लियर करो, ग्राफ प्लॉट करना है वो करेंगे। ग्राफ हर एक प्रोसेस में चाहिए। आइसोथर्मल में हमने ग्राफ प्लॉट किया था आइसोथर्मल प्रोसेस में। सिमिलरली इफ यू वांट आप आइसोबारिक में भी कर सकते हो। तो आइसोबारिक में सिर्फ क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? कौन से एक्सिस को पैरेलल होगा? वो वॉल्यूम एक्सिस को। तो इन दैट केस ओनली चेंज विल बी, ये आपके पास ग्राफ है, इस केस में सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो ग्राफ आपको मिलेगा, जो पीवी डायग्राम है, पीवी कर्व इट इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। तो ये इनिशियल स्टेट था ए, ये फाइनल स्टेट है बी। वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ इन दिस केस और PV diagram of isochoric process is given by isochoric process is given by। तो इस केस में इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ध्यान यहाँ पे दो, ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहने वाला है? वॉल्यूम। प्रेशर और टेम्परेचर विल चेंज। दैट इज द रीजन कि मैंने पहले यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। So in this case, the system goes from initial state A to final state B at constant volume. तो ये आ गया initial state A, ये आ गया final state B। वॉल्यूम था कांस्टेंट, प्रेशर इनिशियल है Pi, वॉल्यूम है कांस्टेंट, प्रेशर फाइनल है Pn। अगर टेम्परेचर भी लिखना होगा तो टेम्परेचर एक्सिस दिखाना पड़ेगा, टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, एंड द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम A to B। ये आ गया ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हर एक टाइप के प्रोसेस में वही है, एक्सप्लेन, राइट डाउन इनिशियल फाइनल पैरामीटर्स एंड देन ड्रॉ डायग्राम। और सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल मासेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देन इतना होने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको हर बार अमाउंट ऑफ heat supplied भी फाइंड करना है। एवरी टाइम यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W तो मिल गया, जीरो है, क्या बचा? डेल्टा U। तो डेल्टा U कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा U फाइंड करने का मेथड बहुत सिंपल है, पता है ना डेल्टा U का डेफिनेशन क्या है? अभी पिछले टॉपिक में क्या यूज किया फिर हमने? आई हैव मेंशन्ड इट वेरी क्लियरली। व्हाट इज डेल्टा U? NCV dt, delta T, right? We know that क्या पता है हमको? We know that delta U, change in internal energy, is given by change in internal energy is given by delta U equal to NCV delta T, which is equal to NCV T final minus T initial. Let us call this equation number 1। क्या इक्वेशन नंबर 2 बोलो इसको? इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। वर्क डन की वैल्यू जो 0 थी उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। देन अकॉर्डिंग टू first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, amount of heat supplied Q, amount of heat supplied Q is given by Q equal to delta U plus W। बट अगेन डेल्टा U ये क्या है? 0 है, 0 है ना? W इक्वल टू 0 है, therefore Q इक्वल टू ये NCV T final minus T initial plus 0। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड Q, amount of heat supplied Q equal to NCV T final minus T initial। ये मिल गया आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ब्रिंग द चेंज इन द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम में चेंज मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ इनिशियल से फाइनल, और वॉल्यूम चेंज हुआ इनिशियल से फाइनल। कांस्टेंट कौन था? मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ध्यान, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन हियर। मैं जानबूझ के वर्ड को चेंज कर दूंगा जस्ट टू चेक हाउ मच यू आर स्लीपिंग एंड हाउ मच यू आर अवेक। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? तो क्या चेंज होगा? और क्या चेंज होगा? टेम्परेचर, करेक्ट।
तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई आपने किया, इट इज ब्रिंगिंग चेंज इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, टू ऑफ देम, वन इज प्रेशर, अदर इज टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो प्रोसेस सारा का सारा सेम है, वही है। वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज दिस आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वॉल्यूम इज 0, तो वर्क डन इज 0। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर चेंजिंग, तो प्रेशर इनिशियल, प्रेशर फाइनल, टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल स्पेसिफाई कर दिया, इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। देन यू नो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनसीवी डेल्टा टी, तो एनसीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। थोड़ा सा सिर्फ फ्लो अलग होगा, हो सकता है फ्लो अलग हो नोट्स में, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U आपको पता है, W भी पता है, तो मिल गया आपको अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। क्लियर? ये जो तीन प्रोसेस थे, कौन से? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये तीन प्रोसेस है क्वासीस्टैटिक, वेरी स्लो, और क्वासीस्टैटिक प्रोसेसेस, वेरी स्लो प्रोसेसेस, दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट? अब जो चौथे टाइप का प्रोसेस है adiabatic, it is a process which is not quasi-static, मतलब that is most likely to be irreversible, वो सडन प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या, पहले हम समझ लेंगे इन डिटेल, उसका ग्राफ भी देखेंगे, उसके वर्क डन का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक एक तो जिसके वॉल्स नॉन कंडक्टिंग हो। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने जो assumptions फॉर द डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस लिखे थे, तीन assumptions थे। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर quasi-static, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। मोस्ट मैंने बोला था, ऑल नहीं बोला कहीं पे भी, मोस्ट। नंबर टू, द सिस्टम इन ऑल द प्रोसेसेस इज अ गैस confined in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston। उसके बाद एक सेंटेंस ऐड किया था, the walls of the cylinder may or may not be conducting depending on the type of process। जो पिछले तीन प्रोसेस थे उसमें वॉल्स क्या थे? कंडक्टिंग। अब एडियाबैटिक की जब बात करते हो तो एडियाबैटिक के केस में व्हाट यू कैन हैव इज, एक अगर कंडक्टिंग वॉल है तो भी चलेगा। If the wall is conducting, in this case the process is sudden process। तो sudden process होता है, for example मेरे पास एक गैस है in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston and walls are also conducting। तो इस केस में अगर कंप्रेशन होगा तो वो कंप्रेशन क्वासी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी स्लो, इट शुड बी सडन, एक्सट्रीमली रैपिड। एक्सपेंशन भी होगा तो इट शुड बी एक्सट्रीमली रैपिड। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वॉल्स क्या है? कंडक्टिंग है। जब आप सडन प्रोसेस करते हो, सी एडियाबैटिक प्रोसेस बाय डेफिनेशन इज अ प्रोसेस which in which no transfer of heat is allowed to the system or from the system। मतलब there is no transfer of heat to or from the system। Heat will not go from system to surrounding or it will not come from surrounding to system। So there is no transfer of heat allowed। यहाँ पे हीट का ट्रांसफर परमिटेड नहीं है। अगर वॉल्स कंडक्टिंग हुए तो हीट ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि वॉल्स क्या है? कंडक्टिंग है। बट अगर ये प्रोसेस सडन हुआ, सडन मतलब वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, तो सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिलता नहीं है टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। या ये वॉल्स होने चाहिए। अगर वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है तो फिर प्रोसेस फ्लो भी चलेगा। तो इफ द सिस्टम हैज, दिस इज एडियाबैटिक वॉल, इसको एडियाबैटिक बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग वॉल को क्या बोलते हो? और कंडक्टिंग को क्या बोलते हो? डायथर्मल। इधर द सिस्टम शुड हैव एडियाबैटिक वॉल्स, मतलब इंसुलेटिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, राइट? अगर वैसा है तो प्रोसेस स्लो भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज नाउ द वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग, इवन इफ द प्रोसेस इज स्लो heat cannot be transferred। but if the walls are conducting or diathermal, the process should be rapid, very fast। क्योंकि अगर very fast process होगा तो in that case the system will not have sufficient time to exchange heat with the surroundings। यहाँ तक clear?
तो स्टार्ट ही यहाँ से करना। सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? अ प्रोसेस इन विच a process in which no no transfer of heat, no transfer of heat, huh? No transfer of heat to or from the system, to the system or from the system. No transfer of heat to or from the system is allowed. Is allowed. Not allowed है ना, no transfer is allowed. मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है। Is allowed is known as adiabatic process. एक चीज बहुत क्लियर है, एक्सट्रीमली क्लियर है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए। जब मैंने बोला नो ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सिस्टम, टू द सिस्टम मतलब कहाँ से आएगा? सराउंडिंग से आएगा। फ्रॉम द सिस्टम मतलब कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में जाएगा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख सकते हो, प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट टू और फ्रॉम द सिस्टम, राइट, ब्रैकेट में लिख देना, सराउंडिंग से साथ एक्सचेंज अलाउड नहीं है, मतलब नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वैसे भी लिख सकते हो। अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, करेक्ट। तो वर्ड्स थोड़ा चेंज करोगे तो डजंट मैटर, पॉइंट वही रहना चाहिए कि हीट ट्रांसफर नहीं है। अब हीट ट्रांसफर नहीं है तो ये जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट, कैन बी ऑफ टू टाइप। एक, such process should occur extremely rapidly if the walls of the cylinder are conducting, or the walls of the cylinder must be non-conducting, मतलब क्या बोलोगे? insulating, right? So such process must take place extremely rapidly if the walls of the container or cylinder, if the walls of the cylinder are conducting, such a process is called as sudden process। क्या बोलते हैं उसको? sudden process। such a process, जो रैपिड प्रोसेस होता है उसको नाम है, such a process is known as sudden process, is known as sudden process। or the process can be slow if the walls are non-conducting, मतलब adiabatic। such a process can occur slowly provided, ये लिखने का तरीका होता है, अभी फिजिक्स में ऐसा लिखते हैं, provided what? provided walls are non-conducting, मतलब इंसुलेटिंग बेसिकली। ऐसा क्लियर? पक्का? तो स्लो हुआ तो वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए, वॉल्स कंडक्टिंग होते हैं प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, और ऑल द रैपिड प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज सडन प्रोसेसेस। देन in this case, in such process, since there is no heat exchange, तो Q इक्वल टू आएगा 0, राइट। अब और क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर एक्सपांशन हुआ, सी दैट इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू, यहाँ पे ना एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, लिखते जाओ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगर एक्सपांशन हुआ, हीट एक्सचेंज अलाउड है क्या? नहीं। तो एक्सपांशन गैस खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके करेगा। तो इन एडियाबैटिक एक्सपांशन द गैस यूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी टू कॉज एक्सपांशन,
hence the internal energy of the gas decreases and hence the gas starts cooling down. In adiabatic compression, work is done on the gas, मतलब internal energy decreases की increases? Increases. अरे गैस पे वर्क हुआ, गैस पे वर्क हुआ तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये वर्क इसका किस में कन्वर्जन हो गया? हीट में. और हीट कहाँ था? सिस्टम के पास था. बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है. तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है दैट यू शुड एक्सप्लेन. तो आप बोल सकते हो इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, in adiabatic expansion, work is done by the gas. Work is done by the gas, and hence its internal energy decreases. Increases nahi, decreases, and hence its internal energy decreases. क्योंकि वर्क गैस ने किया तो गैस ने अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके किया. एंड हेंस द गैस स्टार्ट्स कूलिंग. वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये पता होना चाहिए. इन एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द गैस एंड हेंस इट्स एनर्जी इंक्रीजेस. इन एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या बोलोगे? वर्क इज डन on the gas. Work is done on the gas and hence its internal energy increases. Its internal energy increases. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं है. है क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे? नहीं है ना? पक्का? एक बार सोच लो. यस नो यस? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता तो हम कूलिंग या हीटिंग की बात ही नहीं करते. So is this process occurring at constant temperature? No. इसका मतलब temperature is also not constant, pressure is also not constant, volume is also not constant. Correct? तो Boyle's law यहाँ पे applicable नहीं है. क्योंकि Boyle's law कब apply करोगे? When temperature is constant. Good. थोड़ा सा आराम से. Don't be in hurry to answer. थोड़ा logically सोचो. If heat is not allowed to go out or if it is not allowed to come inside, expansion होगा तो गैस ने किया, खुद का एनर्जी यूज करके किया, तो गैस विल स्टार्ट कूलिंग डाउन. कूलिंग का मतलब ही होता है टेम्परेचर चेंज होना. अगर वर्क डन ऑन द गैस हुआ और हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है तो जो भी वर्क डन की वजह से हीट जनरेट हुआ वो भी गैस के पास ही रह गया. मतलब द गैस विल स्टार्ट हीटिंग अप. टेम्परेचर बढ़ेगा. अब जब प्रेशर और वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होने लगा तो बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर. तो यहाँ पे PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं चलेगा क्योंकि बॉयल्स लॉ में क्या था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? तो इन दिस केस since temperature is not constant and hence Boyle's law is not applicable. So in this process since temperature is not constant and hence Boyle's law. अब ये Boyle's law क्या है वो भी लिख देते हैं. Boyle's law P is inversely proportional to V, मतलब PV equal to constant is not applicable, is not valid in this case. तो PV equal to constant अगर applicable नहीं तो कौन है? But PV raised to gamma equal to
कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोलता हूं मैं C इज एप्लीकेबल। तो पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट चलेगा, लेकिन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। गामा क्या है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, Cp by Cv। तो एडियाबैटिक is the process in which Boyle's law is not obeyed। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिख सकते। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये याद रखना है, सडन वर्ड जहां पे भी यूज हुआ सडन, तो कौन सा, PV इक्वल टू कांस्टेंट या PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट? PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? याद रखना, क्योंकि इससे दो दो इक्वेशन और बनने वाले हैं। ये P और V का रिलेशन है, वैसे ही P और T का रिलेशन बनेगा, वैसे ही V और T का रिलेशन बनेगा, क्योंकि पहले भी 3 रिलेशन थे ना। PV का रिलेशन बॉयल्स लॉ, VT का रिलेशन चार्ल्स लॉ, PT का रिलेशन गिलुसैक्स लॉ, करेक्ट? तो एडियाबैटिक में तीनों ही नहीं चलते, बॉयल्स लॉ नहीं चलता, मतलब वो तीनों ही नहीं चलते। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो, PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हो, लेकिन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गिलुसैक्स लॉ यूज होगा क्या? नहीं होगा। Therefore, अगर PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट था तो आपने क्या लिखा? P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? P इनिशियल V इनिशियल रेज टू गामा, ये इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P फाइनल V फाइनल रेज टू गामा, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर श्योर 100%? अब वही प्रोसेस है, एक्सप्लेन कर लिया आपने? यस। सिर्फ ये PI VI क्या बताया गया? नहीं, तो बता दो। और यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है ना, तो वो भी बता दो। तो फॉर्मेट सेम रखो, लेट PI इनिशियल प्रेशर, PF फाइनल प्रेशर, VI इनिशियल वॉल्यूम, TI इनिशियल टेम्परेचर, VF फाइनल वॉल्यूम, TF फाइनल टेम्परेचर, राइट? तो लेट PI be initial pressure, PF be final pressure, then VI is initial volume, this is final volume, this is initial temperature, and this is final temperature। एक बार आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसके इमीडिएटली बाद आप पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दो। और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम जब ड्रॉ करते हो तो याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस का और आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम सेम दिखता है, लेकिन सेम है नहीं। सेम है नहीं का मतलब क्या? इसका स्लोप ज्यादा है। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप था वो कम था, राइट? एडियाबैटिक का स्लोप क्या है? ज्यादा है। रिमेंबर दिस, यहाँ पे याद रखना। दूसरा एक डिफरेंस ये है, ये इनिशियल स्टेट है A, ये फाइनल स्टेट है B। आइसोथर्मल में आप लिखते हो यहाँ पे V इनिशियल VI, यहाँ क्या लिखते हैं? VI कॉमा PI, यहाँ क्या लिखते हैं? VF कॉमा PF। साथ में अब आप तीसरा वेरिएबल भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, इवन दो आपने ग्राफ सिर्फ P और V का लिखा है, लेकिन T आप यहाँ पे लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन T इनिशियल एंड T फाइनल, because in this process temperature is also changing। यहाँ तक क्लियर? पक्का? 100% श्योर? तो फिगर अबोव शोज क्या? पीवी डायग्राम। किसका पीवी डायग्राम? एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, इवन दो आपने यहाँ पे टेम्परेचर का एक्सिस नहीं दिखाया, फिर भी हमने लिखते वक्त इनिशियल स्टेट में TI लिखा है, फाइनल स्टेट में TF लिखा है। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, लिख सकते हैं बताने के लिए कि टेम्परेचर यहाँ पे सेम नहीं है। ये प्रोसेस
आइसोथर्मल नहीं है। ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक। देन उसके बाद क्या किया था? वर्क डन का इक्वेशन फाइंड किया था। सिमिलरली वर्क डन टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय, क्योंकि अल्टीमेटली वही है वर्क डन, करेक्ट। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। इन दिस अभी आप बोल सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in producing small expansion, in producing small expansion, small मतलब infinite symbol, small expansion is वही formula dw equal to p dv. Therefore total work done is given by or can be obtained by integration, is given by what is total work done? इंटीग्रेशन। कहां से स्टार्ट किया? इनिशियल से कहां तक गए? फाइनल तक। ये क्या आएगा? पी डीवी। पी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, राइट। दिमाग में बैठ जाता है पी को बाहर निकालो, क्यों बाहर निकालो, वो नहीं निकलेगा बाहर, निकलेगा क्या? नहीं। बट वेट, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखते हैं व्हाट यू आर सेइंग, विल सी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। व्हाट इज पी? एनआरटी बाय वी, करेक्ट। हो गई यहाँ पे गलती, यहाँ पे हो गई गलती। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट था। हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? टोटल वर्क डन चाहिए। उसमें क्या है? पीडीवी। तो पीडीवी कैसे निकाल सकते हो? पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, बराबर। इक्वल टू कांस्टेंट था कि नहीं? जागो जागो, बिफोर इट इज टू लेट। जागो जागो। व्हाट इज पीवी रेस टू गामा? सी। तो कैन आई राइट डाउन पी इक्वल टू सी अपॉन वी रेस टू गामा? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या मिलेगा? बताओ। वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल तक। P की जगह पे क्या आएगा? P अपॉन गामा dV। C क्या है? C क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह कहाँ होती है? इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन के बाहर। सबका ध्यान यहाँ पे, आई एम नॉट टीचिंग माई सेल्फ। ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, और सीधा बैठो, सीधा बैठो। सी बाहर, तो dv बाय v रेस टू गामा, v इनिशियल टू v फाइनल। ये v रेस टू गामा डिनोमिनेटर में है, v रेस टू गामा डिनोमिनेटर में है। वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस गामा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्यों करना है? क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी रेस टू सम नंबर एन रहा डीवी, तो वी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन वी रेस टू माइनस गामा डीवी। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक। अब इंटीग्रेशन वी रेस टू माइनस गामा मतलब इंटीग्रेशन वी रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। व्हाट इज इंटीग्रेशन वी रेस टू एन? वी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, बराबर। हमारे पास वी रेस टू क्या है? माइनस गामा, तो वी रेस टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन प्लस 1। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक। क्लियर? देन
ये जो गामा माइनस गामा प्लस वन है ये कांस्टेंट है, क्योंकि गामा किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होता है। बताओ मुझे, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 5/3. Rigid diatomic gas 7/5. Non-rigid diatomic gas 9/7. पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? कितना होता है? 4-F/3 - F। ध्यान यहाँ चाहिए, वेयर F इज डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम। तो ये जो गामा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही लिख दो, 1 माइनस गामा। माइनस गामा प्लस वन मतलब 1 माइनस गामा। तो V रेज टू 1 माइनस गामा V फाइनल टू V इनिशियल। Therefore W इक्वल टू C/1 माइनस गामा। क्या करते हैं इसके बाद, याद है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। V फाइनल रेज टू 1 माइनस गामा माइनस V इनिशियल रेज टू 1 माइनस गामा। यहाँ तक क्लियर? अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया वर्क डन का, ये भी करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन इट इज इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सी क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, हमको वो पता होता नहीं है। हमको क्या पता है? P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल। हमको C पता है क्या? नहीं। तो C नहीं चाहिए, तो एक काम करो, C को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, बराबर C अंदर गया, तो C इंटू V फाइनल रेज टू माइनस C इंटू V इनिशियल रेज टू 1 माइनस गामा। करेक्ट? अब याद कैसे रखते हैं? जिसके साथ V फाइनल है ना, जिसके साथ ये C है, ये भी C है, एक VF है, एक VI है। गो बैक हियर, गो बैक हियर। C के दो वैल्यूज थे, एक था PF VF रेज टू गामा, एक था PI VI रेज टू गामा। जो C VF के साथ है वहां पे क्या लिखोगे? PF VF रेज टू गामा, और ये VF रेज टू 1 माइनस गामा। माइनस जो VI के साथ है वो क्या आएगा? PI VI रेज टू 1 माइनस गामा। क्लियर? हमने सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे? C की वैल्यू। ये जो है ये C की वैल्यू है। C की वैल्यू क्या थी? PF VF रेज टू गामा या फिर PI VI रेज टू गामा। तो यहाँ पे जो ये C था, ये C, इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी PF VF रेज टू गामा, और यहाँ पे जो C है इसकी वैल्यू डाल दी PI VI रेज टू गामा, रेज टू गामा। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? गुड। तो अब VF और VF दोनों का बेस क्या है? सेम। बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? एडिशन। इफ बेस इज सेम, पावर का होगा एडिशन। PF VF गामा +1 माइनस गामा माइनस PI VI गामा +1 माइनस गामा। क्या कैंसिल होगा? गामा गामा कैंसिल हो गया, तो क्या आया? PF VF रेज टू 1, PI VI रेज टू 1। Therefore work done here is 1/1 minus gamma PF VF minus PI VI। क्या इक्वेशन नंबर है? 4। तो इक्वेशन नंबर 4 ये आ गया आपके पास, पहला इक्वेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? लेकिन बहुत बार होता क्या है कि हमको PI VI और PF VF की वैल्यूज दी नहीं है, हमको वैल्यू दी है T इनिशियल और T फाइनल, PI और TF। तो फिर कैसे फाइंड करोगे वर्क डन?
सपोज आई एम टेलिंग यू एडियाबैटिक प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, हमको इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बताया है, दैट्स इट। हमको इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर नहीं बताया, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? वो तीसरा assumption है, यहाँ से तीसरा assumption, आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, याद है क्या वो? तो बट इफ यू रिमेंबर PV इक्वल टू nRT, so therefore PFVF equal to nRTF and PIVI equal to nRTI. Therefore जो वर्क डन का इक्वेशन आया W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा nRTF, क्योंकि PF VF की जगह पे क्या लिखोगे? nRTF, और PI की जगह पे क्या लिखोगे? nRTI। nR क्या आएगा? कॉमन, nR इज कॉमन, तो 1 माइनस गामा, डिनोमिनेटर में अंदर क्या बचा? T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये आ गया वर्क डन in an adiabatic process in terms of final and initial temperature. So expression या equation 4 and 5 gives work done. मैं वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस नहीं बोल रहा हूँ, ये भी जनरल इक्वेशन है। देखो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर वर्क इज डन बाय द गैस, राइट, इफ वर्क इज डन बाय द गैस है तो फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, बराबर। तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर क्या है? कम है, इनिशियल क्या है? ज्यादा है। कूलिंग हो रहा है ना गैस का, पहले लिखा कि नहीं हमने? इफ वर्क इज डन बाय द गैस, गैस कूल्स डाउन, बोला कि नहीं? लेकिन वर्क डन बाय द गैस तो पॉजिटिव होना चाहिए, आपने बोला फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो वर्क डन बाय द गैस तो पॉजिटिव होता है कि नहीं पॉजिटिव? तो फिर कहाँ गड़बड़ हुई? गड़बड़ कहीं नहीं हुई, गड़बड़ है आपका ध्यान नहीं है। नीचे ये गामा ग्रेटर देन 1 है, गामा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए मैंने 3 बार पूछा, बताओ मोनोटॉमिक का गामा कितना? 5/3 1.66, रिजिड डायटोमिक का कितना? 7/5 1.4, नॉन रिजिड कितना? 9/7 1.2। तो 1 माइनस 1.66 नेगेटिव, 1 माइनस 1.4 नेगेटिव, 1 माइनस 1.2 नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, कैंसल, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉर दिस रीजन बहुत सारे बुक में किया क्या है, ये टी फाइनल को यहाँ लिखा है, इस टी इनिशियल को यहाँ लिखा है, ये गामा को यहाँ लिखा है और गामा -1 लिखा है। सेम बात है, इट इज द सेम थिंग। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख के रखा होगा, नोट्स में मैंने क्या किया? नोट्स में मैंने जैसा आया वैसा लिखा, तो डजंट मैटर। तो इक्वेशन 4 and 5 gives work done during an adiabatic process, during an adiabatic process। यहाँ तक क्लियर? अगर वर्क डन ऑन द गैस होगा, अगर वर्क डन ऑन द गैस है तो फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो ऊपर का पॉजिटिव आया, लेकिन नीचे का तो फिर भी ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, तो बराबर है, वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, तो इक्वेशन क्या है? करेक्ट है, करेक्ट। अब इसके बाद हमको क्या करना था? क्या करना था? क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट रिमेंबर ये कौन सा प्रोसेस है? व्हाट इज क्यू हियर? जीरो, जीरो है ना, बराबर, Q is 0। So according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, what you will have here is Q equal to, जल्दी बताओ, डेल्टा U प्लस W, बट Q की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 0 इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, एंड therefore W इक्वल टू, या फिर डेल्टा U इक्वल टू माइनस W, तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। W की इक्वेशन तो फाइंड करके रखे आपने, 2 इक्वेशन थे, कौन से 2 थे?
1/1 minus gamma P final minus P initial V initial, ये एक दूसरा nRT बराबर ना, 1 minus gamma T final minus T initial. Look at this particular equation, delta U equal to minus W. मतलब देखो अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लो और सुन लो, अगर वर्क डन बाय द गैस है, क्या है, वर्क डन बाय द गैस है, वो क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, मेरे को प्रॉब्लम है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, अगर वर्क डन बाय द गैस है तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल। ये वर्क डन किसने किया, गैस ने अपना इंटरनल एनर्जी यूज किया, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कम होगा कि नहीं, लिखा कि नहीं हमने पहले, डिक्रीजेस लिखा कि नहीं, तो माइनस साइन आया क्या बराबर, यस करेक्ट। अगर वर्क डन ऑन द गैस है, नेगेटिव होता है क्योंकि पिस्टन नीचे मूव हुआ, तो वर्क डन ऑन द गैस होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, तो माइनस डब्ल्यू और माइनस प्लस, तो एनर्जी प्लस आना, इंटरनल एनर्जी का पॉजिटिव आना मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना। वापस से एक बार इमेजिनेशन बढ़ाओ, एक सिलेंडर था जिसके नॉन कंडक्टिंग वॉल से उसके ऊपर एक पिस्टन है जो मासलेस मूवेबल फ्रिक्शनलेस है, उसके अंदर गैस है। अब पिस्टन ऊपर आ रहा है, पिस्टन ऊपर आना मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, हीट तो सप्लाई हो नहीं पाया, तो गैस ने खुद का एनर्जी यूज किया होगा, मतलब वर्क डन अगर पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव कब है, एक्सपांशन हुआ, तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो गैस का इंटरनल एनर्जी कम हुआ, तो वर्क डन अगर मैं W प्लस लिखता हूँ तो डेल्टा यू क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि बाहर एक माइनस ऑलरेडी है बराबर, तो इंटरनल एनर्जी कम हुआ बराबर है, वर्क डन पॉजिटिव तो डेल्टा यू नेगेटिव। उल्टा सोचो, गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू, माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू मतलब पॉजिटिव, तो डेल्टा यू क्या आया, पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का 100%, राइट। तो वी विल स्टॉप एट दिस टॉपिक एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक।